सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, पंजाब और केपी में इलेक्शन का जो मामला है वो अब तक कशमकश का शिकार है। एक तरफ हमने देखा कि जो हुकूमत थी, पीटीआई थी, दोनों ने मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। पीटीआई ने मौक़िफ़ अपना दे दिया है ऑफिशियली और ये बता दिया है कि जब हमने ये कहा हुकूमत से कि 14 मई को आप तमाम असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दें, तो वहीं से डेडलॉक पैदा हो गया। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आज एक नजरसानी की अपील जो है वो दायर की गई है, जो पंजाब में तारीख दी गई इलेक्शन की, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इस दरख्वास्त में कि ये तारीख देकर, यानी कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियारात से तजावुज़ किया गया है। अब ये दरख्वास्त में आज हुआ क्या है, सबसे पहले मैं वो आपको सारी सूरत हाल बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कोर्ट की खबर में अपने जो हमारे दोनों रिपोर्टर्स हैं उनसे बात करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ अपनाया है उस पर ज़रा पहले बात कर लेते हैं। आज की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं है। आइन बनाने वालों ने अदलिया को ये हक़ नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आर्टिकल 254 से इस्तिफ़ादा मुद्दत मयाद गुजरने से पहले उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाजी सैफुल्ला केस में आर्टिकल 254 को प्री मैच्योर इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी। इलेक्शन के नाकाज से मुतालिक आर्टिकल्स को एक साथ पढ़ा जाए, ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ है। और ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं है। अदालत ने तारीख देकर इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अदालत कानून की तशरीह कर सकती है, कानून को दोबारा लिख नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन वक्त की ज़रूरत है, सिक्योरिटी और फंड्स फराहम नहीं किए गए हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा। पंजाब केपी में इलेक्शन से कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं होगा। ये सारा वो मौक़िफ़ है दरख्वास्त में जो कि आज इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार किया है। अब देखना ये है कि सूरत हाल जो बनने जा रही है कानूनी तौर पर वो पेचीदा होने जा रही है। मज़ीद इस मामले का हल कैसे निकलेगा, सिर्फ अदालती मामलात में उलझा कर क्या हुकूमत वाकई सिर्फ टाइम गेन करना चाहती है, इन सवालात के जवाबात मैं हासिल करूँगी। फिर प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात कर लेते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें अकील अहमद, हमारे बीट रिपोर्टर हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। बहुत शुक्रिया अकील आपका। तैयब बलोच भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस तमाम तरह अदालती कार्रवाई का हिस्सा भी होते हैं और उनकी बीट भी ये है और ख़बर भी है इन दोनों को सारी। सबसे पहले अकील आप मुझे बताइए, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि केपी और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से एक चल रही है समात, और फिर ये आज जानी की अपील दायर की, एक दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। अकील, सवाल मेरा पहला आपसे था कि आज जो दरख्वास्त दायर की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, अब ये क्या सूरत हाल बन रही है? क्योंकि मज़ीद भी जो केसेस लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो एक ही रोज़ इंतखाबात का हो पूरे मुल्क में या फिर केपी और पंजाब इलेक्शन की तारीख का हो, क्या सूरत हाल बन रही है? बहुत शुक्रिया सुमैया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक नया मौक़िफ़ देखने में सामने आया है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर ये जवाब जमा कराए जाते रहे और ये कहा जाता रहा कि अगर उनको फ़ंड्स और सिक्योरिटी फ्राहम की जाए तो इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। दूसरा मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन का ये था, शुरू दिन से ये था कि इंतखाबात की जो तारीख देना है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। लेकिन जो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ी दरख्वास्त, एक तफसीली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई नजर सानी अपील, उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर एक किस्म के एतराज़ात उठाए गए और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 14 मई का इलेक्शन का फ़ैसला था वो जो है वो गलत था। वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में जो है वो मुदाखलत की गई, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम किए गए और दरख्वास्त में ये मुतालबा किया गया कि जो 4 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको वापस लिया जाए
और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो एक दूसरी दरख्वास्त में एक दूसरी चीज़ ये सामने आई कि आज आखिरी दिन था जो 4 अप्रैल का फैसला था, उस पर आज के बाद नज़रसानी अपील दायर नहीं हो सकती और अब 14 मई को इंतखाबात कराने हैं, तो उसमें तकरीबन अब 10 दिन का वक्त रह चुका है। तो इसकी जो टाइमिंग है वो इंतहाई अहम है। इस मामले को अगर हम इस तरह भी देखें कि इस जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज हुकूमत को हुआ है, क्योंकि हुकूमत शुरू दिन से ये कहती आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते। हुकूमत पहले दिन से ये कह रही है कि वो ये फैसला जो है वो तस्लीम नहीं करते। तो इस वक्त हुकूमत के पास तो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दायर करने का इख्तियार था ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज ये दरख्वास्त दायर की गई, उसमें हुकूमत को दोबारा एक मौका मिलेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौके जो है वो ये इस्तदा की गई कि इसको फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन में तकरीबन 10 से 11 दिन है और इससे कबल ही इलेक्शन कमीशन ने कह चुका है कि इंतखाबात की तैयारियां रोक चुके हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई जो है वो शुरू नहीं की जा सकी, इसके अलावा जो दीगर तैयारियां हैं वो शुरू नहीं की जा सकी। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है वापस ले, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर तजावुज़ किया, सुप्रीम कोर्ट उससे भी जो है वो अपना फैसला वापस करे और इलेक्शन कमीशन को ये तय करने दे कि जो है वो इंतखाबात कब होने हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये इदारा नहीं है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ का तयन कर सके। ज़मीनी हक़ाइक़ का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त जो है वो मुतादिद बार सुप्रीम कोर्ट में बता चुके कि इस वक्त पंजाब में 14 मई को इंतखाबात जो है वो कराना जो है वो मुमकिन नहीं है। वो तो बार बार कह चुके हैं ना, लेकिन जब फंड्स की फराहमी का भी एक मामला था उस पर भी कहा गया, वो भी एक चीज़ चल रही है। यकीन तैयब हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ एक साथ हो रहा है कि जब 10 दिन रह गए, 10-11 दिन में इलेक्शंस होने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार है, मुज़ाकरात के मामला हुआ, उसका टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका है और अमूमी तौर पर मुज़ाकरात नाकाम है, पीटीआई कह चुकी है। फिर ये आज एक जो नई मामला आया है कि इतनी बड़ी दरख्वास्त जो इलेक्शन कमीशन ने दायर की और फिर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताइए कि कितनी दरख्वास्तें अब तक लगी हुई हैं और ये नज़रसानी की जो दरख्वास्त है अब इसका क्या बनेगा? जी बिल्कुल सुमैया, जैसे आपने कहा कि मामलात इंतहाई सूरत रफ्तारी के साथ तेज़ी के साथ जो है वो डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो टाइम लाइन है वो तो 14 मई है और वो घड़ी तो टिक 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 करके चल रही है। तो इस वजह से हुकूमत और उसके साथ जो दीगर इदारे हैं वो परेशान हैं कि भाई हुकूमत ने तो कह दिया, पार्लिमान ने भी कह दिया इंतखाबात भी 14 मई को नहीं हो सकते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदादें भी पास कर दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फील्ड में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट बरमला कह भी चुकी है कि अगर इस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो संगीन नतायज जो है वो बरामद होंगे। तो अब उन संगीन नतायज के असरात को कम करने के लिए जो है वो फिर ये आज नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दायर कर दी और इसके साथ साथ जो है वो वफाकी जो वजारत दिफा है उसने भी इससे पहले अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और इलेक्शन कमीशन ने भी पहले एक दरख्वास्त दायर की थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, खारिज कर दिया था। उन दरख्वास्तों में भी यही मुद्दा इख्तियार किया गया था कि इंतखाबात कराना जो है वो मुमकिन नहीं है दी गई तारीख के अंदर। और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है बार बार ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन और एक और दरख्वास्त भी तो कल वापस हुई है ना तैयब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि वो असमिया डिसॉल्व होने का फैसला वापस लिया जाए, उसको भी तो मुस्तरद किया गया है। जी जी बिल्कुल, वो भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान को आइनी और सियासी क्राइसिस से निकालने का वैध हल जो है वो यही नज़र आ रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो है उनको बहाल कर दिया जाए। तहम उस पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ लगाकर उस मामले को जो है वो वापस कर दिया गया, दरख्वास्त भी वापस कर दी गई कि मुतलका फोरम पर जाके रजू करें। लेकिन अभी जो 14 मई वाला फैसला है उस हवाले से चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से डिवेल्प हो रही हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है वो इसमें नजरसानी दायर नहीं कर रही और ना वो नजरसानी दरख्वास्त दायर करना चाहती है, क्योंकि हुकूमत का एक मौक़िफ़ है कि वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला वो तो हुकूमत इनकारी है। ऐसी बात असल में इसमें कुछ कानूनी मामलात हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है तैयब, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि ये मामला हुकूमत नहीं टेकअप करी बल्कि इलेक्शन कमीशन को आगे किया है और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या इस तरह की दरख्वास्त दायर कर सकता है? जो मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वो अपनाया जा सकता है और हुकूमत के लिए अब कितनी खतरे की घंटी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून है शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ये देख रहे हैं कि 14 मई का जो फैसला है वो बरकरार है,
सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आप मुज़ाकरात कर लें आप दोनों, और अमूमी तौर पर मुज़ाकरात नाकाम है। अब इस सूरत हाल में जो आज नजरसानी की एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की, उसकी कानूनी हैसियत क्या है सर, वो कितनी वजनदार है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहरहाल इलेक्शन कमीशन वाले पार्टी, अगर कोई भी पार्टी हो, वो दरख्वास्त रिव्यू की फाइल कर सकती है, उसको फाइल करने का अख्तियार है, लेकिन रिव्यू के लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस और ग्राउंड चाहिए। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ एक ही रीजन मेनली मैंने पढ़ा नहीं है कि क्या रीजन उन्होंने दिए हैं रिव्यू में, लेकिन अगर वो रिव्यू में सिर्फ एक ही प्ली लेकर आता है कि वजारत खजाना और दिफा ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। शेख शाहीन साहब, ये जो कहा गया ना कि इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि वो तारीख दे इलेक्शन की, और ग्राउंड रियलिटीज़ ही नहीं जानती है सुप्रीम कोर्ट, सारे ये चीज़ें देखी जाएं। अच्छा, शुएब साहब की हमारे बता रही हमारी टीम की लाइन जो है वो मुनक़ता हुई है, हम उनसे रब्ता करते हैं जब तक। अकीब, ये जो मामला है कि हुकूमत खुद नहीं कुछ भी कह रही, बल्कि इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त एक तरह से बज़ाहिर तौर पर दायर करवाई गई। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, ये जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि इंतखाबात की तारीख देना अदलिया का काम नहीं है, बस यही एक मौक़िफ़ है जो बज़ाहिर सामने आता है दरख्वास्त में। जी देखिए, इसमें जो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की बात की गई, तो पीटीआई शुरू दिन से ये बात कर रही है कि जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है वो बज़ाहिर जो है वो गैर महसूस तौर पर हुकूमत की बी टीम नज़र आ रही है, मुस्लिम लीग नून की बी टीम नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत जो बात करती है अगले दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो चीज़ जो है वो सामने आ जाती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू वकील, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन शुएब शाहीन साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया, ज़रा मैं क्विकली उनको ले लूँ, मुझे ब्रेक लेनी है फिर। जी शुएब शाहीन साहब, वो कह रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख देना अदलिया का काम नहीं है, उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, क्या ये कहा जा सकता है, और ये कानूनन इसका क्या मामला बनेगा सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर तो रिव्यू पटिशन इस ग्राउंड पे लेकर आती कि प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है 14 मई को इलेक्शन करने की, और फंड्स नहीं दिए वजारत खजाना ने और दिफा ने, लिहाजा या तो उनको मजबूर किया जाए कि वो फंड्स दें और हमें नफरी दें सो दैट हम इलेक्शन करा सकें। लेकिन ये ग्राउंड लेकर आना कि अदालत का काम नहीं है कि वो तारीख दे, ये तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि ये तो फिर बिल्कुल ही जो मुस्लिम लीग या पीटीएम की इत्तेहादी जमातें जो इक़्तिदार में हैं, ये उनके एक काइंड ऑफ एक पार्टी के तौर पर ये सामने आ रहे हैं। और पहले भी इनकी एक एप्लीकेशन एक आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर फंड्स मिल भी जाएं तो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकते, और उनकी वो सीएम फाइल की थी और उसको डिसमिस कर दिया। और सर आज भी ये बात की है कि फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे अगर हो गए 14 मई को ये पंजाब के, तो ये कहना इनका, तो इसका मतलब है कि ये तो आईन के खिलाफ बरखिलाफ ये दरखास्त दे रहे हैं। सही। और इनकी जो रिव्यू पटिशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, ये बनती नहीं है। ये आपका मौक़िफ़ आया, थैंक यू सो मच सर। वक्त की कमी है, आप लोगों को फिर दावत देंगे। तैयब बलोच, अकील अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, और हम बात कर रहे हैं कि जो मुल्क में एक सियासी कशमकश है उसका हल निकालने के लिए पीटीआई और हुकूमत बैठी तो, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे। उसकी कई वजूहत हमारे सामने आई, और इलेक्शन के हवाले से जिस तरह से मुख्तलिफ साबिक़ वज़रा के, मुस्लिम लीग नून के लोगों के बयानात सामने आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अहम वजारतों को पे होते हुए भी जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो यकीनन पूरी आवाम के लिए हैरान कुन है। मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप देखिए कि फ़ंड्स के हवाले से, जिस पर हुकूमत ये 21 अरब रुपए कहती है कि हमारे पास नहीं है अभी, उस पर मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा, और ख्वाजा आसिफ का इसी मामले पे मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहना था। गन पॉइंट पर ये बातें नहीं होंगी, 14 मई को अगर आपको इलेक्शन नहीं होते तो कोई क़यामत नहीं आएगी। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो कभी किसी शोज़ में, कभी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, कभी असम्बली के फ्लोर पर ऑन रिकॉर्ड ये बातें मुस्तकिल की जा रही हैं, और एक दूसरे के खिलाफ जो इर्ज़ा सराई है, जिस तरह की ज़ुबान मुज़ाकरात के दरमियान की गई, यकीनन मुज़ाकरात के अमल को उसने मुतासिर किया, सबूताश किया। और आज हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात होते हुए भी मुज़ाकरात बज़ाहिर नाकाम हो गए हैं। कसूर इसका किसमें? ज़ाहिर है ये तो
आप सभी जानते हैं कि ज़ाहिर जब आप बैठते हैं मुज़ाकरात के लिए तो आप अफ़ाम व तफ़हीम से काम लेते हैं। इस तरीके से कभी मुल्क का जो इंतशार है वो फ़ज़ा कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, एक और मामला है नाज़रीन, और वो है मरदमशुमारी का। मुझे लगता है ये मरदमशुमारी का मसला बहुत पुराना है, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हमने देखा कि मुल्क में 7 बार मरदमशुमारी हो चुकी है, लेकिन 1998 के बाद से लेकर उसके नताइज मुतनाज़ ही रहे हैं। पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी अब इख्तितामी मराहिल में है, और इसका मकसद ये था कि 2017 की जो मरदमशुमारी से जो जुड़े तनाज़ात थे उसका खात्मा हो जाए और शफाफ तरीके से अदाद-ओ-शुमार जमा हो जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेफाक हो और वो इसके नताइज को तस्लीम करें। मगर हमने क्या देखा कि हुकूमत बर वक्त मरदमशुमारी मुकम्मल करने में एक बार फिर नाकाम साबित हुई, जिसके बायस जो मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी की हतमी तारीख में 5वीं बार तोसी की है और आखिरी तारीख है 15 मई। वहीं दूसरी जानिब मुल्क की जो तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं बशमूल हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की, उन्होंने भी डिजिटल मरदमशुमारी पर अदम एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। MQM ने डिजिटल मरदमशुमारी में कराची के साथ साजिश का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मरदमशुमारी पर सोचे समझे मंसूबे के तहत नाइंसाफ़ी हो रही है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मरदमशुमारी के मामले पर नई MQM ने पुराना सियासी कार्ड खेला और ये कार्ड खेलते हुए इत्तेहादी सरकार को तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर हुकूमत से अलहदा होने की धमकी भी दी। अमीर जमात इस्लामी सिंध हाफिज़ नईमुर रहमान भी मरदमशुमारी के मामले पर सरापा एहतजाज हैं और वो मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि वो उस पर एहतजाज भी कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि कराची में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। कराची के लोगों को अगर गिना सही नहीं जाएगा तो वसाइल भी सही नहीं दिए जाएंगे। चंद माह कबल सिंध असम्बली में भी इस मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की गई थी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को ख़त लिख कर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। सूबाई वज़ीर निसार खोड़ो इस पर यह कहते हैं कि सिंध में तारकीन वतन की मौजूदगी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर पाकिस्तान में 35 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन रहते हैं तो उनमें से 75% सिंध में रिहाइश पजीर हैं। मेरा एक बहुत ही मासूम सवाल ये है कि अगर 2017 की तरह दोबारा इन्हीं तनाज़ात में गिरना था तो 34 अरब रुपए खर्च करके डिजिटल मरदमशुमारी कराने का फ़ायदा किसको होगा? क्या हुकूमत एक बार फिर माजी के तहफ़्फ़ुज़ात और तनाज़ुआत को नज़रअंदाज करके बग़ैर तैयारी के में कूद पड़ी है, जिससे निकलना अब शायद आसान नहीं है? और सिंध में ये मसला भुट्टो के दौर से चल रहा है, अब होगा क्या? तो अब इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें फिरदौस शमीम नकवी साहब ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और दीगर मेहमान हमें ज्वाइन कर जाएंगे। फिरदौस साहब अस्सलाम वालेकुम। अनम्यूट कीजिएगा सर अपना माइक। जी फिरदौस साहब, ये जो मामला है आप लोग नारा लगा रहे हैं कि कराची की उल्टी गिनती नामंजूर, ये उल्टी गिनती जो आज आप समझते हैं कि हो रही है, जिससे ना सिर्फ ये डिजिटल मरदमशुमारी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर कोटा सिस्टम है, वसाइल की तकसीम है, असम्बली की नशिस्तें हैं, इन सारी बातों पर पीपल्स पार्टी जिनकी हुकूमत है वो ये कहते हैं कि उस वक्त तो आप लोगों की जब हुकूमत थी वफाक में तो आप लोगों ने समझौता कर लिया, PTI ने भी कर लिया, उस वक्त आपकी इत्तेहादी MQM ने भी कर लिया, GDA ने भी कर लिया, सब ने कर लिया, उस वक्त किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो आज क्यों आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग? ये देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर 2017 का जब सेंसस हुआ था तो हुकूमत किसकी थी? PMLN की थी, PPP की थी और MQM उनकी एलाई थी। जब नताइज आए वो नताइज जो थे फ्लॉड थे। तो अगर आप किसी गिनती को रिजेक्ट करते हैं तो उसको सही करने का तरीका एक ही हमें पता है, हमें कोई और तरीका आता नहीं। गिनती गलत हुई है तो दोबारा से गिनती करो। गिनती कब होनी थी? 10 साल बाद होनी थी, 2027 में होनी थी, क्योंकि लोग खुश नहीं थे उस गिनती से, इसलिए वो गिनती 2022 में स्केड्यूल की गई। अब मसला ये नहीं है कि कराची की गिनती सही करो, भाई गिनती के साथ इंसाफ करो, हर जगह की गिनती सही करो। मुतालबा है गिनती सही करो, और गिनती सही करने का एक ही तरीका कार है। देखिए, अगर सिर्फ नादरा के शनाख्ती कार्ड से गिनती करनी है तो गिनती तो करने की जरूरत ही नहीं है। इस गिनती का असूल ये तय हुआ कि जिधर आप पिछले 6 माह से रह रहे हैं वहीं आपने अपनी गिनती करानी है। आप स्वात के रहने वाले हैं, स्वात में पैदा हुए, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं लाहौर में, सक्कर में या कराची में, तो आपकी गिनती किधर होगी?
उसी शहर में होंगी जिधर आप पिछले 6 महीने से गुजार रहे हैं। ये चीज वाजे होनी चाहिए। दूसरी चीज, जिन लोगों के पास जो एलियंस हैं, जो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, जिनको इस वक्त आप अस्पताल तक में घुसने नहीं देते, वो चीजें तो इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी तो साहब ये मसला नया तो नहीं है, ये मसला तो पुराना है सर। हम तो बहुत सालों से ही मसला देख रहे हैं। आपने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई इस तरीके से? ये आवाज हमने हर वक्त उठाई है। हमने आवाज उस वक्त भी उठाई है, अभी भी उठाई है। हम हमेशा ये समझते हैं कि एलियंस के लिए एलियन कार्ड इशू करना जरूरी है। अच्छा, जब हमने डिजिटल सेंसस की बात की थी तो उसके अंदर टेलीफोन का इस्तेमाल भी था। आज पाकिस्तान के अंदर हर शख्स के पास जो कि बालिग है उसके पास तकरीबन टेलीफोन है। 90-95% लोगों के पास। आपको उस टेलीफोन के जरिए पता चल जाता है कि उसने पिछले 6 माह कहाँ गुजारे। जैसे ही वो आदमी अपना टेलीफोन नंबर देता है, आप वो टेलीफोन नंबर के अगेंस्ट चेक कीजिए, सही पता चल जाएगा वो कहाँ रहता है। अच्छा, एक सवाल मुझे भी आपसे और करना है कि पीटीआई ने खुद नादरा के रिकॉर्ड के लिए बिल्कुल सही। जी आप मुकम्मल करें। जब आप GIS को इस्तेमाल करेंगे, मैपिंग को, टेलीफोन को इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बदस्तूर पता चल जाएगा कि वो शख्स कहाँ है और कहाँ उसकी गिनती होनी चाहिए। और फिर उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसको अपना डेटा को एक्सेस होनी चाहिए। जैसे मुझे अपने वोटर नंबर की एक्सेस है कि मेरा वोट नंबर है कि नहीं है। इलेक्शन में मुझे फौरन जब से शनाख्ती कार्ड डालता हूँ पता चल जाता है। इसी तरह मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा शुमार हुआ है सेंसस में या नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये फैसिलिटी दे देंगे, 6 महीने का टाइम दीजिए, 6 महीने के बाद सेंसस को फाइनलाइज कीजिए और किसी को शिकायत नहीं रहेगी। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये कि इलेक्शन की जब जैसी इलेक्शंस करीब आते हैं ये मामला तभी जरा जोर पकड़ता है। उससे पहले हम नहीं देखते कि उस पर उतनी ताकतवर आवाज उठे किसी भी जमात की तरफ से। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, मैं आपका दोबारा मौक़िफ़ लेने आती हूँ। MKM पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब चुके हैं। रेहान हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। रेहान साहब, ये जो मामला उठा है MKM पाकिस्तान ने तो हमेशा शोर तो मचाया, लेकिन MKM पाकिस्तान हमेशा इत्तेहादी भी रही हुकूमत में। आप पहले भी इत्तेहादी थे PTI की हुकूमत में, आप आज भी इत्तेहादी हैं। धमकियां भी आप लोगों ने दी, हम अलग हो जाएंगे, लेकिन आपने एतमाद का वोट भी दे दिया फिर वजीर आजम को। ये मामला हल हो गया था क्या बीच में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि PTI के साथ MKM का जो इत्तेहाद था उसके बुनियादी नुकात में रीसेंसस भी शामिल था, जिसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हुए और PTI के लोगों ने एतमाद किया कि जनाब, हाँ हमें एतमाद दिलाया कि जनाब हम रिकाउंटिंग करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी नेगोशिएशन भी चली और ये किसी हद तक आगे बढ़ा। अच्छा, उसके बाद ये MKM ही का बयानिया है जो दिहाइयों से है कि कराची की आबादी को, अर्बन सिंध की आबादी को गिना जाए। और दीगर पार्टीज भी आज MKM के साथ अगर बोल रही है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी ख्याल आया, बहुत अच्छी बात है। ये तो हम दिहाइयों से कहते आ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा हुकूमत है, हम तो अरबाब इख्तियार से बात, जब PTI के लोग थे तो PTI से बात कर रहे थे। तो सर आप धमकियां देते हैं हम अलग हो जाएंगे, फिर आप इत्तेहादी भी रहते हैं, फिर आप कहते हैं जैसे इलेक्शन करीब आते हैं MKM मुतारिक हो जाती है मर्दमशुमारी पर। हाँ, हम मिलके चले तो भाई हमारा काम नहीं होगा, धमकियां देंगे ना। हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, अगर कोई हमारा सिर्फ धमकियों से कुछ नहीं होगा ना। रेहान साहब देखें, तो हम अलग होने की बात करेंगे ना। रेहान साहब आप कराची के शहरी हैं, रेहान साहब आप कराची के शहरी हैं, मैं कराची की शहरी हूँ। हम ज्यादा मसाइल को बेहतर समझते हैं। आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं ना, आप अलग तो नहीं हो रहे। आप अगर वाक़ईतन इस बात पे सीरियस हैं तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं प्रॉपर्ली इस मर्दमशुमारी वाले मामले पर। क्या है, अलहदा हो जाना ऑब्जेक्टिव है या हमारा काम हो जाना ऑब्जेक्टिव? तो हो गया आपका काम। बुग़्ज़ नवाज शरीफ में, अगर बुग़्ज़ PMLN में अगर हम अपना तहिया कर लें। रेहान साहब काम हो गया आपका? होना है। ओ भाई मेरा काम हो रहा है ना, हो रहा है। बात नहीं सुनेगा कोई, पहले तो अच्छा PTI ने हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा, उसके बाद हमारा एक कंसेंसस हुआ, उसके बाद किसी हद तक काम भी हुआ। PTI के दौर में भी तो ऐसा हुआ था। अच्छा, हमने कहा था हम अलग हो रहे हैं, लेकिन इनको एतमाद का भी वोट दिया। लेकिन जब ये अपनी आजादी बरकरार नहीं रख सके तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। दूसरी चीज ये
कि आज अगर हमारे उस बयानिए के ऊपर जो दिहाइयों से हम कहते आ रहे हैं, अगर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी करिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन देखिए मैं बतौर एक कराची की शहरी इस पर आखिरी जुमला, हाँ आखिरी जुमला, हाँ आपकी इजाजत से देखें, एमक्यूएम तो बहुत अरसे से कहती आ रही है, आप लोग सुनते भी आ रहे हैं, लोग बेजार भी होते होंगे कि भाई एक ही बयान कर रहे होते हैं और एक ही तर्ज के ऊपर एक्शन भी ले रहे होते हैं, थ्रेट भी कर रहे होते हैं, हुकूमत छोड़ने की बात, हुकूमत इत्तेहाद की बात और मुआहदे की बात कर रहे होते हैं, लेकिन दीगर पॉलिटिकल पार्टी तो 25-25, 26-26 वही तो बात मैं कर रही हूँ ना सर, वक्त की कमी है। रेहान साहब, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सुन लें, पीपल्स पार्टी ने मेरे साथ रहिए, तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर साहब, आप पर तमाम पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वक्त की कमी में चाहूँगी आपका जवाब आए। अपने इत्तेहादी आपके कह रहे हैं कि ये मरदमशुमारी वाला मामला जो है वो मुतनाज़ है, क्यों है मुतनाज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया जी, मेरे ख्याल से अगर इसी तरह से आप जो है इनको करती रहे, हमारे एमक्यूएम के भाइयों को इंस्टिगेट, तो वैसे नहीं छोड़ना, पर आपके कहने मेरे ख्याल से हमें जरूर छोड़ जाएंगे, तो आप भी जरा हल्का हाथ रखें। क्यों इतना इंस्टिगेट करेंगे आप? सर मैंने तो बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है, जो कुछ कराची वालों के साथ हो रहा है वो बहुत हल्का हाथ है मेरा। आप मेरे भाई को जिस तरह से इंस्टिगेट कर रही थी, मुझे लग रहा था अभी उठ के और कहेंगे कि हम अलग हो रहे हैं, हालांकि हम आपका मौक़िफ़ क्या है? आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए जी, मेरा और एमक्यूएम का एक ही मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, हमें पता है कि ऐसी डिस्टेंसेस हुई हैं जो कि हमारे प्रोविंस सिंध का जो आना चाहिए था ऑल ओवर, सिर्फ मैं कराची की बात नहीं कर रहा, हैदराबाद की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि देयर आर डिस्क्रिपेंसीज जिनकी वजह से जो सेंसस आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आई। और मैं अपने भाई रेहान साहब को बताता चलूँ कि इनको अगर याद हो, हमारी जो मीटिंग्स हुई थी एमक्यूएम के साथ, उसमें ये चीज़ मुराद अली शाह साहब चिल्ला के कह रहे थे कि भाई सेंसस खाली नहीं कराना, सही सेंसस कराना है। हाँ, इसमें बड़े मसले हो रहे हैं। हाँ, तो उस वक्त ये मान नहीं रहे थे हमारी बात। अब जब फिगर्स सामने आए तो ये मान रहे हैं। आपको मैं अपने उमरकोट के डिस्ट्रिक्ट की बात बता दूं कि मेरा जो सेंसस की रिपोर्ट आई, मैंने उससे एग्री नहीं किया, मैंने डीसी को बुलाया, एसपी को बुलाया, टोल्ड देम व्हाट इज दिस इज नॉट पॉसिबल। तैमूर तालपुर साहब, लेकिन निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं गैर मकामी बड़ा मसला है, एलियन का नाम दे दिया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कि जब उनको आप रजिस्टर ही नहीं करवाएंगे, वो सारे वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ नौकरियां भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिनती नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही उनकी गिनती? फिरदौस शमीम नकवी साहब की तो आप बात छोड़ दें, वो आजकल निसार खोड़ो की बात कर लें सर। निसार खोड़ो की बात तो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं आपको खुद बताऊँ कि डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो सेंसस हुआ है वो सही तरह नहीं हुआ है, हमें टाइम फिर से देना पड़ेगा। सिर्फ कराची या हैदराबाद को नहीं, पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में सेंसस का एक रिवीजन होना चाहिए और जो गलतियां कोताहियां हुई हैं उनको हमें कवर करना चाहिए और करना पड़ेगा, वरना हमारा टाइम नहीं है ना सर। 15 मई की अब लास्ट डेट आप लोगों ने खुद दे दी है, इलेक्शंस भी सर पर आ गए हैं, इसी साल अगर इलेक्शन आप लोगों ने वाकई करवाने हैं तैमूर तालपुर साहब, तो वाकई इस पर सबको संजीदा होना होगा। वक्त की कमी है, आपने लेट ज्वाइन किया, वरना मैं आपसे मजीद बात करती, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको दोबारा दावत दूंगी, आप लोग ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच साहब, रेहान हाशमी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप लोग का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म होता है, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I of course have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।